उपयुक्त प्रस्तुतिकरण किसी को धार्मिक, सामाजिक ठेस पहुंचाने का नहीं है। ये कहानी है, ये कहानी नहीं हकीकत है। ये हकीकत है एक लड़की की, उसके संघर्षों की, उसके हिम्मत की, उसके गिर के उठने की। ये कहानी है सन 1973 की। ये सन 1973 के अंदर जो अधिकांश घर थे उनकी कहानी को बयां करती है। उसी का पहला दृश्य हम सब के सामने। अभी तक भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उससे पहले आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो। अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। जब जब खाना खाने के बाद आप सब मीठा खा रही होंगी, तब मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना। मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करें। मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखिए। ये सीन नहीं हकीकत है। ये हकीकत है 1973 की, जब अधिकांश घरों में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही थी। मां के गर्भ के अंदर ही बच्ची को मार दिया जाता था। लेकिन 1973 का एक घर ऐसा भी था, उस घर में लड़की होने पर मिठाइयां बांटी जाती थी, खुशियां मनाई जाती थी। उसी का एक दृश्य हम सबके सामने, ध्यान से देखना। बधाई हो, आपके घर में बेटी हुई है। अरे वाह, लक्ष्मी जी पधारे हैं। आज मेरा सीना गर्व से सोना हो गया, क्योंकि हमारे वंशज को बनाने के लिए एक लक्ष्मी जी पधारे हैं। अरे रमेशिया, अरे आओ। ले भैया, मिठाई लेना, सभी गांव वालों ने मिठाई खिला दे। ले थोड़ी थोड़ी ठोक, डॉक्टर साहब मिठाई। ये जो 1973 का दृश्य, जहां भ्रूण हत्या की तेजी से दर बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पे लड़की होने पे मिठाइयां बांटी जा रही थी। अब वो लड़की धीरे धीरे अपने स्टेप बाय स्टेप अपनी एज को बढ़ाती है। अब उसकी उम्र एक स्कूल जाने की उम्र हो जाती है। अब स्कूल जाने का जो दृश्य है, जिस समय जो इनके दादाजी है इनको स्कूल भेजते हैं, और 1973 में आप सोच सकते हो स्कूल के बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा, लेकिन ऐसा दादाजी जो समाज से खिलाफ होकर के अपनी पोती को विद्यालय भेजता है, लोग उसे ताना मारते हैं, सहपाठी को मजाक सुनते हैं, उसी का दृश्य हम सबके सामने। मैं मारे पोती मोटी हो गई है ने स्कूल भेजनी पड़ी। मैं स्कूल जाए हो गई है, स्कूल और टाइम हो गयो है, जो ने टाइम मत स्कूल भेजो, मोटी हो गई स्कूल जाए जड़ी। अरे बेटा, अटिया आई दादाजी। हमें तो अपने मोटी हो गई है, थाने स्कूल भेजो, थोड़े मने स्कूल जाची। हां दादाजी, मारी बैग कॉपी वस्ता है लाना है। हां बेटा, थारे वस्ता बैग बीजा होय लाओ। मां सरस्वती स्कूल में पढ़ाई आगड़ी वे थारे ओटे एडमिशन करावा हालो। हां दादाजी, हेलो हेलो। देखो देखो, छोरी ने भी स्कूल भेजे है के माई तो न्यान करी। हम सोरी स्कूल जाए, सारा कुल जाए।
काला मुंडा नहीं करना तो घणे पटे कटाई मैडम जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी हमें मार पोती थोने ओपन जाओ, हमें ज्ञान थोने पटावनी है। जी, मैं इसको पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, इसका ध्यान रखूंगी। ठीक है। प्रणाम दादाजी। नमस्ते मैडम। नमस्ते बेटा, बैठ जाओ। देख देख अपनी क्लास में सूर्य आई है का रूण परुण किधर पे नला है कि धोला दिन कर आ धोला दिन कर दिया भाई तान बुलाया डॉक्टर बन मीन को मार दे लड़के प्लीज आवाज नहीं। ये सन 1973 जब उससे 5-7 साल की ये लड़की होती है और उसका मजाक बनाते हैं, लेकिन वो अपनी रेस को नहीं रोकती, वो अपना भागना नहीं रोकती, रुकती नहीं है, अपने कदम बढ़ाए रखती है। वो लड़की फिर भी नहीं रुकती है, आगे अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट करती है। उसी का एक दृश्य जो अपने बीएससी और एमए कंप्लीट करने का एक दृश्य ग्रेजुएशन एमए पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एक लड़की के सामने बहुत सारी समस्या खड़ी होती है। लड़कों के लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन लड़कियों के साथ समस्याओं का एक पहाड़ खड़ा होता है। इनके सामने भी था। अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया, अब तुम्हें भी पता है एक लड़की अपने घर पर कितने समय रुकती है। उनके भी विदाई का समय आता है, शादी का एक दृश्य, छोटा सा सीन हम सबके सामने, जिसमें उसकी उम्र शादी के समान होती है। शादी का एक छोटा सा दृश्य। हमें मारे पोती मोटी होगी अन्य टाइम आते स्वागी गई करा दो तो टाइम आते घरे जाए रही आपरे घर बसावे रही। राम राम विधायक जी। राम 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 राम। मुझे चिंता में क्यों लागो? हमें मारे पोती मोटी होगी एनो ब्याह करावनो है। मारे भी छोरो मोटो हो गयो ने, क्या कराणो क्यों नहीं? थारी पोती मार छोरा हाथ क्या करा दो? तो हाथ मिला करा दो। ठीक है, रिश्तो पक्को। रिश्तो पक्को। भीत बनूला घोड़े चढ़ूला भीत बनूला घोड़े चढ़ूला कद परणासी बावलियो सगड़ा साथी बरण्या रे मैं तोरयो कमारो टाबरियो। बेटा, ए बेटा। हाँ माँ। बेटा तू मोटो हो गयो ते ब्याह करण क्यों लगी? तेरे ब्याह करा दूं? आओ माँ ब्याह करा दो हमें क्या कोई तुझे ब्याह करा दो मोटो क्यों। ठीक है बेटा, मैं तेरी रिश्तो पक्को कराई। और ठीक है माँ। जा बेटा पढ़नी जा। आशीर्वाद दो माँ। यूं तो नहीं। गीत गाओ। विवाह यहीं पर संपन्न हो गया है। सालों के बाद किसी दुर्घटना में इनके पति का इनसे अलग होने के बाद बहुत बड़े संघर्षों से, हम सबको पता है जब अपना जो पर्सनल जो होते हैं हम सफर होते हैं, ठीक है ना, पति देव होते हैं। हमारे समाज में पति का दर्जा भगवान से भी ऊंचा रखा गया है। उनका अलग होने के बाद हम अंदर से तो टूट जाते हैं, पूरी तरह टूट जाते हैं। लेकिन ये लड़की ऐसी थी जो वहां पर भी नहीं रुकी और अपने संघर्ष को जारी रखा। उनका सपना था डॉक्टर बनने का। वो डॉक्टर बनने का सपना
वो पूरा इस कंडीशन में करती है। हम सब सोच सकते हैं क्या कंडीशन होगी उनके ऊपर, लेकिन आज हम सब देखते हैं कोटा सीकर के अंदर आज भी न्यूज़ें पढ़ते हैं कि एक लड़की ने सुसाइड कर दिया, एक लड़के ने सुसाइड कर दिया केवल नीट की तैयारी करते हुए। लेकिन ये लड़की उस समय भी जब पूरी तरह अंदर से टूटी हुई थी, लेकिन वो अपने संघर्ष को जारी रखती है और नीट की तैयारी करती है। उसी का एक छोटा सा दृश्य। मैं तो संकट में पड़ गई। मैंने एमए तो कर लिया, लेकिन मेरे सपने का मैं क्या करूं? मेरा सपना था कि मैं एक डॉक्टर बनूं ताकि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। क्या मैं अभी अपने हौसलों को पूरा कर सकती हूँ? क्या मैं अभी भी अपना सपना डॉक्टर बनने का पूरा कर सकती हूँ? इसके लिए मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरे दादाजी, जिससे मैं अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ, मुझे उनके आशीर्वाद की जरूरत होगी, मुझे उनकी सहायता की जरूरत होगी। प्रणाम दादाजी। प्रणाम बेटा, प्रणाम। दादाजी, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। हाँ बेटा, बोलिए। दादाजी, मैंने एमए तो कर लिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं एक डॉक्टर बनूं ताकि मैं जो गरीब लोगों की सेवा कर सकूं। जो लोग अपना मुफ्त में इलाज नहीं कर सकते, मैं उन लोगों का इलाज कर सकूं। हाँ बेटा, जो पहले बीत गए हैं उसे आप भूल जाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ो और अपने सपने को पूरा करो। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम ये अपने मन और तन से ये काम तुम कर सकती हो। ठीक है दादाजी, आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद है मेरा बेटा, हमेशा तुम्हारे साथ। सेवा देने के बाद, अपने आसपास अपने जिलों में डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध कराने के बाद फ्री में, जब वो सामाजिक कार्यकर्ता होने के बावजूद साथ में समाज की भलाई के लिए जितने भी कार्य थे वो करती रही। लेकिन उनको अब लगने लगा कि जितनी भलाई मैंने कर दी उससे ज्यादा भलाई मैं राजनीति में उतर के कर सकती हूँ। तो वो अपने दादाजी के चरण कमलों पे, क्योंकि इनके दादाजी ने गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात हो या फिर किसानों के हित की बात हो, वो सारे के सारे संघर्षों को देखा था और इसी से प्रेरित हुई थी उनकी बेटी, उनकी पोती। तो वो भी चाहते हैं कि मैं भी इस संघर्ष का हिस्सा बनूं और राजनीति में उतर के अपने जिले का नाम विकसित से विकासशील देशों में लाऊं। उसी का एक दृश्य। नमस्ते दादाजी। नमस्ते बेटा। दादाजी, आपने अपना पूरा जीवन इस बाड़मेर की जनता को समर्पित कर दिया, फिर वो चाहे लड़कियों की शिक्षा हो या फिर समाज कल्याण हो। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी आपके मार्गदर्शन पर चलूं और इस बाड़मेर की जनता की सेवा करूं, इसलिए मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत होगी। हाँ बेटा, पहले मुझे पता ही था कि तुम एक दिन मेरा नाम गर्व से ऊंचा करवाओगी, क्यों जिस प्रकार मैंने बालिकाओं की शिक्षा तथा किसानों के हित में जो सर्वोपकारी कार्य किया है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी ऊंची प्रकार किसानों के हित के लिए लड़ती रहोगी। मेरा विश्वास और मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहेगा। धन्यवाद दादाजी। अब सन 2013, ये घड़ी बहुत अनमोल थी। ये घड़ी उस जिले के लिए बहुमूल्य थी जहां एक दीप जलने वाला था, विकास की ज्योति जलने वाली थी। 2013 में ये एक जिले की बेटी अपने जिले से खड़ी होती है और खड़ी होने के बाद वो अपने स्पीच से, अपनी सेवा से कैसे लोगों का दिल जीतती है, उसी का एक दृश्य, एक सीन। यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे छोटे भाई बहनों को मैं कुछ सिखाना चाहती हूँ और यहाँ पे उपस्थित महिलाएं एवं पुरुष जो मेरे माता पिता तुल्य समान हैं, मैं उनसे कुछ सीख कर बाड़मेर की सेवा को मैं योगदान देना चाहती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी बुजुर्ग जनों से मैं कुछ सीख कर बाड़मेर को एक नई दिशा दिखाना चाहती हूँ। मैं आपकी बेटी, आपकी बहन हूँ। मैं 36 कौम की जनता से ये विश्वास दिलाती हूँ कि आपका वोट अपने जिले के विकास की ओर दिया जाएगा। मैं आपकी बेटी, आपकी बहन, आप सबसे 36 कौम की जनता से ये निवेदन करती हूँ कि अपना कीमती वोट अपनी इस बेटी को दे। जय हिंद, जय भारत।
2013 रिजल्ट का समय आ चुका था। रिजल्ट हर बार हमारे हितों में हो ये जरूरी नहीं। ये एक मैसेज है हमारे स्टूडेंट को कि तुम सोचते हो कि हम 95% बनाएंगे, हर बार बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है। और अपनी मेहनत को नहीं रोकना चाहिए, अपनी हिम्मत को नहीं रोकना चाहिए। ये भी बेटी अपनी मेहनत से लड़ी, लेकिन बहुत पास आकर के केवल 5000 वोटों से हार गई। हार का स्वाद क्या होता है, ये उसके बाद जीत का क्या स्वाद होता है, वो हार गिनने के बाद पता चलता है। इसका एक दृश्य हम सब ने देखा। 2018 में ये चेहरा फिर से एक नई उमंग के साथ लड़ा। लड़ने के बाद भी जब उन्हें पार्टी से उनका चेहरा नहीं लाया जाता, तो भी वो लड़की अपनी हिम्मत नहीं हारती है, वो रुकना नहीं छोड़ती है, चलना नहीं छोड़ती है। वो अपनी पैरों से नहीं, अगर पहले धीरे धीरे चल रही तो भागती थी, अब भागती नहीं तो उड़ने का प्रयास कर रही थी, लेकिन रुकना उसने नहीं छोड़ा था। 2018 में जब उसका चेहरा नहीं आया, तो भी वो पार्टी से कंधा मिला करके अपने जिले के हितों के लिए जो हो सकता था वो करी। और 2018 के बाद एक समय आया 2023 का। ये समय बहुत अमूल्य था। अमूल्य इसलिए था क्योंकि उनके नामांकन की घड़ी पास आ चुकी थी। उनके नामांकन का एक दृश्य, जब वो 4 तारीख को नामांकन करती है, उसी का एक छोटा सा दृश्य। आज 4 तारीख मैं अपने क्षेत्र से एमएलए के रूप में अपना नामांकन करती हूँ। मैं पार्टी से अपना नामांकन फॉर्म भरती हूँ। इन्होंने अपना नामांकन तो भर दिया, लेकिन अगले ही दिन क्या होता है, उनके नामांकन करने के बावजूद पार्टी एक नए चेहरे को उतार देती है। उस समय उस कंडीशन में एक लड़का हो तो भी उसकी क्या हालत होगी, और एक लड़की की कंडीशन उस समय क्या होगी, हम सब सोच सकते हैं, हम सब इमेजिनेशन कर सकते हैं। लेकिन वो लड़की नहीं रुकती है वहां पर भी, वो लड़की कंटिन्यू चलती है, वो निर्दलीय खड़ी होती है। और निर्दलीय खड़ी होने के बाद अपने शब्दों से, अपने कामों से, अपने कार्य से और सामाजिक हितों के लिए लड़ते हुए कैसे वो अपने स्पीच से यहाँ बधारे हुए समस्त जो जनता है उसको कैसे अपनी वाणी से मधुरित करती है, उसी का दृश्य। आज इस महान विशाल सभा में पधारे हुए श्री 1008 आदरणीय बाप जी को मेरा सादर प्रणाम। आज 6 तारीख मैंने पुनः अपना निर्दलीय नामांकन किया है। यह आपकी बेटी, आपकी बहन 36 कौम की जनता से अपनी झोली फैलाकर कोई मायरा नहीं मांग रही है। मैं बस आपसे अब आपका आशीर्वाद मांग रही हूँ। बेटी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बेटी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज इस मंच के माध्यम से यहाँ पे पधारे हुए सभी 36 कौम की जनता को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी यहाँ पर अपनी इस बेटी, अपनी इस बहन के मान सम्मान के लिए यहाँ हाजिर हुए। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जीतेगी भाई जीतेगी, हमारी बेटी जीतेगी। जीतेगी भाई जीतेगी, हमारी बेटी जीतेगी। मैं अपने शब्दों को लफ्जों में खो दूं, अब इतनी शक्ति नहीं बची है। मैं बस आप सभी 36 कौम की जनता से बस इतना सा कहना चाहती हूँ कि आप अपना इस बेटी, इस बहन, जिन लोगों ने आपकी इस बेटी, इस बहन से मान सम्मान छीन लिया है, अब समय आ गया है इस बेटी को मान सम्मान वापस दिलाने का। मैं यहाँ पर उपस्थित 36 कौम की जनता से ये जिम्मेदारी सौंपती हूँ। 2023 इस बार रिजल्ट भी हित में था। उनके संघर्षों की जीत हुई और उनके हिम्मत की जीत हुई। ये जीत केवल उनके हिम्मत की नहीं थी, ये एक जिले की जीत थी। ये जीत उन सबको जिन्होंने 36 कौम ने इस बेटी का साथ दिया था, उसके हितों की जीत थी। इस जीत के बाद जो ये बालिका है वो अपने शपथ ग्रहण का एक छोटा सा समारोह हम सबके सामने, छोटा सा सीन। मैं आपकी बेटी जो विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, मैं ईश्वर से शपथ लेती हूँ कि विजय द्वारा स्थापित संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की अखंडता,
प्रभुता अशुद्धता रखूंगी। मैं जिस पद को ग्रहण करने जा रही हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय जगरामपुरी जी, जय बाड़मेर, जय राजस्थान, जय भारत। ये जो दृश्य है, थाम के रखिए अपनी सांसों को, एक बार थाम से रखिए अपनी सांसों को। ये जो दृश्य तुम देख रहे हो, ये दृश्य नहीं हकीकत है। ये हकीकत है एक लड़की के संघर्षों की। ये हकीकत है जो हम सबने देखा। यहाँ पे जो एक छोटा सा प्रोग्राम हुआ, ये रियल लाइफ हीरो थी, लेकिन रियल लाइफ हीरो जो हम सबको इंस्पायर करती है, स्पेशली जो ये नीट एस्पिरेंट है, जो नीट की तैयारी करती है। इन लड़कियों की बहुत दिल से इच्छा थी, इन लड़कियों की बहुत दिल से इच्छा थी। वो कभी से कह रही थी कि हम स्पेशली जो हमारी मैडम है उनके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम कर सकते हैं। इसीलिए हमने मैडम से रिक्वेस्ट भी की थी, मैडम ने मना भी किया था, लेकिन हमारे बीच में सन श्री 1008 रघुनाथ भारती जी पधारे हैं, उनके चरणों में नमन। माँ सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस वार्षिक समारोह में 12वीं कक्षा के बच्चों के विदाई समारोह में और भामाशाह सम्मान समारोह में यहाँ उपस्थित आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रधान साहब चन्नीलाल जी, इस संस्था के प्रबंधक आदरणीय दीपाराम जी, कुंवर विष्णुपाल जी, मैं नाम लूंगी तो सारे हो जाएंगे, सम्मानित मंच कह देती हूँ तो ठीक रहेगा। आदरणीय मगाराम जी, ओम जी, भूमाराम जी, सरपंच साहब जमाराम जी, पुखराज जी, सम्मानित मंच, यहाँ पधारे हुए सभी पितातुल्य बुजुर्गगण, अभिभावकगण, सभी शिक्षकगण और प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ आज के इस कार्यक्रम की, और सभी बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य की भी बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि 12वीं के बच्चे स्कूल पास करके आगे एक बहुत बड़े दुनिया की तरफ कदम रख रहे हैं, तो मैं आप सबको बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और यहाँ जो प्रस्तुतियाँ हुई उन बच्चों को भी मैं बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ हुई। जो एक कार्यक्रम किया गया सन 1973 से जिसकी शुरुआत की गई और सन 2023 तक का पूरी कहानी, एक भूमिका यहाँ सबके सामने रखी गई। जब 1973 की बात की तो मुझे समझ आ गया कि 73 की बात है, इसका मतलब मुझ पर बात आने वाली है। ये बात बिल्कुल सही है। इस कहानी को बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शित किया, उनको बधाई देती हूँ, लेकिन देखने में जितनी सीधी ये कहानी लगती है उससे कहीं ज़्यादा जटिल है, उससे कहीं ज़्यादा संघर्ष है, उससे कहीं ज़्यादा चुनौतियाँ हैं और उससे कहीं ज़्यादा आपकी इस बहन ने हिम्मत रखी है। मैं तो आज के दिन जब मैंने ये यहाँ छोटी सी लघु नाटिका देखी तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देती हूँ ईश्वर को कि उन्होंने मुझे जन्म दिया, गंगाराम जी के परिवार में, रामधन जी के परिवार में एक बेटी बनाकर भेजा, तो उस परिवार में भेजा, नहीं तो आज ये प्रियंका आपके सामने नहीं होती। जिस दिन से मेरा जन्म हुआ, बिल्कुल सही बात है, मैं बड़ी, मेरा भाई है वो मुझसे छोटा। जब मेरा जन्म हुआ था तो वहाँ मेरी दादी और दादा ने पूरे अस्पताल के अंदर मिठाई बांटी थी, और जब अस्पताल कर्मी थे उन्होंने कहा आप अपनी एक पोती के जन्म पे इतनी मिठाई बांट रहे हो, अगर पोता हो गया होता तो आप क्या करते? तो मेरी दादी और दादा ने कहा कि अगर आज पोता भी हुआ होता तो भी मैं यही मिठाई बांटता जो आज के दिन बांट रहा हूँ। तो उस दिन से उन्होंने वो बेटी और बेटे में कोई भेदभाव नहीं रखा। बहुत सारी चुनौतियाँ आई, बहुत सारे संघर्ष थे, पढ़ने की इच्छा थी, शुरू से बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट थी, हमेशा कक्षा में प्रथम आती थी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि 12वीं के अंदर जब 11th में जब सब्जेक्ट लेना था तो मुझे मैथ्स लेना था। मेरी इच्छा मैथ्स लेने की क्योंकि मेरे मैथ्स में 100 में से 98 मार्क्स थे 10th में। लेकिन उस वक्त की ये व्यवस्था थी कि लड़के इंजीनियर बनेंगे और लड़कियां डॉक्टर बनेंगी। उस वक्त थोड़ा सा ये ज़्यादा चलन था। तो फिर घर में, परिवार में सबने ये तय किया कि नहीं, बेटी है तो इसको डॉक्टर बनाएंगे। तो मुझे बायो सब्जेक्ट मैंने लिया, वरना हो सकता है कि आज की स्थिति होती तो शायद मैं डॉक्टर नहीं और इंजीनियर बनी होती। लेकिन
डॉक्टर का बनने का सपना, फिर जब 11th और 12th पढ़ी तो वो सपना भी बहुत एक मन में इच्छा थी कि हाँ डॉक्टर बनकर हम जनता की सेवा कर सकते हैं। तो मन में इच्छा थी कि डॉक्टर बने, लेकिन कुछ नंबर की कमी से उस वक्त पीएमटी एग्ज़ाम होता था, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। बीएससी करते ही शादी हो गई। एमए जो आपने बताया कंप्लीट किया, तो एमए जब मैं कर रही थी तो शादी के बाद मैंने एमए की, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में की, और बहुत ज़्यादा उस वक्त मेहनत नहीं करने का समय मिला, लेकिन फिर भी 70% मार्क्स एमए के अंदर भी आ गए थे। तो इतनी थोड़ा सा भगवान ने साथ दिया था और थोड़ी मेहनत करती थी, इंटेलिजेंट थी। लेकिन जैसा आपने बताया एक काल का चक्र था, बेटा हो गया, लेकिन कुछ ऐसा ही ईश्वर का था कि जो भी हुआ, तो फिर ये हो गया कि अब क्या करना है, बेटा है उसको बड़ा कैसे करेंगे। बेटा बहुत छोटा था, 3-3.5 साल का ही था। फिर दादाजी ने कहा कि अब इसको अपने पाँव पे खड़ा करना ज़रूरी है। तो उन्होंने मुझे फिर से ये कहा कि आपका डॉक्टर बनने का सपना था तो फिर डॉक्टर बनो। तो फिर से एक मेहनत का काम शुरू हुआ, क्योंकि घर में रहकर एक बच्चे को बड़ा करने का, एक जो होता है हाउसवाइफ बनने का 5 साल का मेरा समय था। तो फिर से वो पढ़ाई 5 साल के गैप के बाद शुरू करना बहुत मुश्किल काम था, वो भी टेक्नोलॉजी की पढ़ाई, मतलब डॉक्टर उसके अंदर तो बिल्कुल टेक्निकल पढ़ाई होती है। जो नीट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे वो समझ सकते हैं कि अगर बीएससी और एमए और उसके बाद 5 साल छोड़ के फिर उनको डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़े तो क्या स्थिति होगी। तो बहुत समस्या विकट थी, लेकिन उस वक्त भी हमने बहुत हिम्मत से कि नहीं ये करके दिखाना है, कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति को पीछे नहीं हटूंगी। इतनी पढ़ाई की कि नासिक यूनिवर्सिटी जिसके अंदर 17 कॉलेजेस लगती है, मुंबई पुणे भी उसके अंदर शामिल है, 17 कॉलेजेस के अंदर मेरी 3rd रैंक, मतलब हज़ारों बच्चों में से मेरी 3री रैंक आई। और उसके बाद यहाँ जयपुर के जो एसएमएस कॉलेज है उसके अंदर मेरा माइग्रेशन हो गया। फिर एक बार जब गोल्ड मेडल ले लिया था तो हर साल गोल्ड मेडल लेने की जिद पकड़ ली, एक संकल्प ले लिया कि चलो इसका मतलब अभी भी पढ़ाई अच्छी कर सकते हैं। तो खूब मेहनत की और यहाँ जयपुर के जो एसएमएस कॉलेज है उसमें भी हर साल गोल्ड मेडल लिया, हर साल यहाँ पर टॉप किया। उसके बाद ज़िंदगी चल रही थी, जैसा आपने बताया, डॉक्टर कर रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन फिर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी, मैंने कहा नहीं, डॉक्टर बन के जो सेवा कर रही हूँ वो एक तरफ है, लेकिन जो मेरी इच्छा है, जो मैं समाज के लिए करना चाहती हूँ वो तभी संभव है जब हाथ में कलम की ताकत होगी। और उस कलम की ताकत लेने के लिए ज़रूरी है कि राजनीति के माध्यम से हमें वो ताकत मिले। और तब मैंने ये निश्चय किया, जयपुर छोड़कर, सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ बाड़मेर आई, और इस संकल्प के साथ आई थी कि कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालात हो, लेकिन बाड़मेर की जनता की सेवा करनी है। उस वक्त भी मेरा जो बेटा था वो 9th 10th में था, जब बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा मार्गदर्शन की अपने माँ की ज़रूरत होती है, उस वक्त भी उसको छोड़कर यहाँ बाड़मेर आई। और जैसा आपने देखा 2013 से लगातार आपके बीच में हूँ, उसके बाद की चुनौतियाँ भी आपके सामने हैं, लेकिन जब संकल्प कर लिया था कि हाँ जो तय किया है जनता की सेवा का काम, वो कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ूंगी, तो जो भी परिस्थिति आई, चुनौती आई, उनका सामना करती गई। इतना ज़रूर था कि संकल्प के साथ ईमानदारी से मेहनत की। गंगाराम जी ने हमेशा सिखाया था कि किसी की लकीर छोटी नहीं करनी है, अगर आगे बढ़ना है तो अपनी लकीर लंबी करो, और उसी सिद्धांत का हमेशा पूरे जीवन में पालन किया। आज शिक्षा की बात होती है तो हम सब बच्चों को कहते हैं अच्छी पढ़ाई करो, इतने % नंबर लाओ, 95% नंबर लाओ, 98% नंबर लाओ। मैं बच्चों को कहूँगी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है जीवन के अंदर, पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है, और यही सही समय है जब आप अपने जीवन का सही उपयोग कर सकते हैं, समय का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन कहीं पर भी पहुंच जाओ, किसी भी नौकरी में लग जाओ, किसी भी ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंच जाओ, आप अरबों रुपए कमा लो, लेकिन जीवन में एक बात याद रखना कि एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पद है और अगर आप अच्छे इंसान नहीं हो
तो हो सकता है दुनिया आपके मुंह पे आपकी तारीफ करेगी, लेकिन जब आप उठ के जाएंगे तो 10 लोग आपकी बुराई करेंगे। लेकिन अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आप उठ के जाएंगे, तभी पीठ के पीछे लोग आपकी तारीफ करेंगे। और दूसरी बात, जब आप रात को सोने जाएंगे तो आपको बहुत चैन की नींद आएगी। बहुत बड़े करोड़पति लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, लेकिन आप हकीकत में जाके देखो तो रात को सोने के लिए उनको नींद की गोलियां लेनी पड़ती, चैन की नींद नहीं है उनके पास। खाते तो सभी वही खाना है, खावे तो है दाल रोटी है, लेकिन बस दाल रोटी आराम हो, सोरी सोरी मिले तो कितना आराम है, आराम हो चाहे मैं क्यों खाट माते सो, लेकिन सो तो आराम हो, चैन की नींद तो सो। तो बहुत बड़ी बात है जीवन में, आप ऊंचे पद पर पहुंचे, बड़ों का सम्मान जरूर करें, अपने मुंह से क्या शब्द निकाल रहे हैं उसका हमेशा ख्याल रखें, अच्छे इंसान बने। और यहाँ मैंने ये स्कूल वालों को भी मैं बहुत बधाई देती हूँ, आपने बहुत बढ़िया स्कूल यहाँ चला रहे हैं। मैं जब जयपुर में देखती हूँ तो वहाँ स्प्रिंग बोर्ड इंस्टीट्यूट है जो मेरे घर के पास ही है। कई बार बहुत दुख होता है क्योंकि वहाँ डेली करीब 40,000 बच्चे कक्षा में आते हैं और कक्षा से निकलते हैं। स्प्रिंग बोर्ड की बहुत सारी ब्रांचेस होगी, तो जब बच्चे वहाँ स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी से निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई मेला लग गया। इतने बच्चे वहाँ पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन कुछ गिनती के लोगों का चयन होता है। मुझे ऐसा लगता है कि केवल बच्चों को वहाँ भेजना काफ़ी नहीं है, इन बच्चों को वहाँ भेजने के साथ साथ अभिभावकगण ये ज़रूर ध्यान दें कि वहाँ आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, किसकी संगत में हैं, कहाँ रह रहे हैं, क्या डेली वहाँ स्कूल में जा रहे हैं, एकेडमी में कोचिंग लेने जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, किसके संपर्क में हैं, कहीं कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहे। क्योंकि बाड़मेर से सीधा जब जयपुर जाते हैं या कहीं भी और बड़े शहर में जाते हैं तो एक नई दुनिया को जब बच्चा देखता है तो बहुत सारी उसके बिखराव में या भटकने की बहुत ज़्यादा स्थिति संभावना रहती। तो माता पिता से मैं ये कहूँगी कि आप कृपया करके उन बच्चे से निरंतर संवाद करें, उनसे निरंतर बातचीत करें, रोज़ बात करें कि आज क्या किया, कहाँ गए, कहाँ नहीं गए। और इन बच्चों को कहूँगी कि आपके ऊपर इन माता पिता ने अपना पूरा जमा पूंजी, अपनी पूरी आशाएं, पूरे सपने आपसे बांधे। आपकी जिम्मेदारी है कि जब भी आप कहीं पर भी रहें, कुछ भी पढ़ें, तो एक बात दिमाग में ज़रूर रखना कि गांव में मेरे माता पिता मेरे सफल होने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये आप मन में ये भाव याद रखेंगे तो निश्चित रूप से आप सच्चे मन से मेहनत करेंगे, और सच्चे मन से मेहनत करेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है सफलता एक बार में ना मिले, हो सकता है सफलता 2 बार में ना मिले, लेकिन अगर सच्चाई से मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। तो अपनी प्रतिभा को पहचाने, देखा देखी नहीं, वो आरएस की कोचिंग कर रहा है तो मुझे भी आरएस की कोचिंग करनी है, नहीं, अपने आप को पहचानो, अपने आप को तोलो कि हम आरएस कहीं अपने पड़ोसी की देखा देखी तो नहीं जा रहे। टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, बहुत सारे क्षेत्र हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिशा में सब जाएं। तो अपने आप को परखो, अपने आप को तोलो, अपने कहाँ आपकी रुचि है उसको पहचानो और फिर उस क्षेत्र को चुनो और सच्चाई से मेहनत करो, आप ज़रूर सफल होंगे। मैं आपको बहुत, सभी बच्चों को शुभकामनाएं देती हूँ, उज्जवल भविष्य हो आपका, आप अपना, अपने माता पिता का, बाड़मेर का, सिंदरी का, सबका नाम रोशन करें। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हो सकता है यहाँ बाड़मेर विधानसभा के वोटर्स नहीं हैं, लेकिन आप सबकी भावना आपकी इस बहन के साथ थी, जो सिंदरी से थे या कहीं पर भी थे, पूरे ज़िले में भी थे, तो सबके मन में भावना यही थी कि प्रियंका इस बार जीतनी चाहिए। तो मैं सोचती हूँ कि मेरी तो क्या पता भगवान ने सुनी नहीं सुनी, आप सबकी ज़रूर सुनी है। इतने लोगों की दुआएं थी, आप सबका आशीर्वाद था। और जब राजस्थान विधानसभा में कदम रखा तो महसूस हो गया कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इन कंधों पर। चुनौती एक पार हुई है, विधायक बने हैं, लेकिन आगे चुनौतियां बहुत सारी हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप सबका आशीर्वाद और स्नेह रहेगा तो आने वाली हर चुनौती को भी इसी तरह से हम सब मिलकर उन चुनौतियों का सामना करेंगे और सफल होंगे, क्योंकि नीयत नेक है, नीयत साफ है, ईमानदार है, मेहनती है
तो ज़रूर ईश्वर भी साथ देंगे, मुझे पूरा यकीन है। आप सब ने जो मान सम्मान दिया उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे लायक कोई भी कार्य हो